खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। बंगाल में एक सिख सुरक्षा कर्मी की पिटाई के दौरान पगड़ी खोल जाने पर तमाम राजनीतिक दलों और सिख संगठनों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। इस पूरे मसले को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। वहीं इस मामले ने अब काफी तूल पकड़ लिया है। सिख समुदाय आरोपियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, तो वहीं पश्चिम बंगाल सरकार इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे रही है कि हाथापाई के दौरान पगड़ी अपने आप खुल गई थी। अब सवाल यह है कि बदसलूकी तो हुई है, लेकिन इसमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी होंगे। तो बंगाल में एक सिख शख्स की पगड़ी से बदसलूकी के बाद सियासत तेज हो गई है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इसको लेकर अपमान बताया है और कहा है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद करेंगे जिम्मेदारों से कई सवाल। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की सियासी लड़ाई का मैदान बन चुका है। वहीं सिख सुरक्षा कर्मी से बदसलूकी के मामले में मनजिंदर सिंह सिरसा ने हावड़ा थाने में बंगाल पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करा दिया है। लेकिन बीजेपी किसी भी कीमत पर बंगाल में अपना झंडा लहराना चाहती है। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सत्ता बचाने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। इस बीच ममता का एक दांव गलत पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि बंगाल में एक सिख की बेअदबी से सियासत गर्मा गई। बंगाल के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ तानाशाही है, वहाँ राजनीति का अपराधीकरण हो गया, नौकरशाही का राजनीतिकरण हो गया और अब नौकरशाही का भी अपराधीकरण हो गया, क्योंकि नौकरशाही अपराधियों के साथ मिलकर विपक्ष के लोगों की हत्या कर रही है। ये बहुत शर्म की बात है, चिंता की। बिल्कुल सही है, अलकायदा के वहाँ पर लोग मिले, वहाँ नक्सलवाद सक्रिय हो गया और एक तरफ जंगल महल में नक्सलवाद पनप रहा है, एक तरफ आतंकवाद पनप रहा है। दोनों बंगाल के लिए चिंता की बात है। कहना गलत नहीं होगा कि बीते कुछ सालों में बंगाल में हत्या की राजनीति हो रही है। बीजेपी और तृणमूल के कार्यकर्ताओं के बीच कई खूनी झड़पें हो चुकी हैं, जिसमें दोनों ओर के कार्यकर्ताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। पंचायत से लेकर लोकसभा चुनाव तक दोनों दलों के कार्यकर्ता बुरी तरह भिड़ते रहे। वहीं अब इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर अकाली दल के डेलीगेशन ने राज्यपाल धनखड़ से मुलाकात करते हुए मामले पर कार्रवाई की मांग की है। ऑफ होम अफेयर्स वेस्ट बंगाल की ट्वीट करके जस्टिफाई कर रही है। यहां तक कह दिया सरकार ने कि जो कुछ किया गया कानून के दायरे में किया गया। मतलब उसकी पगड़ी उतारना कानून के दायरे में थी, मतलब उसके बालों से खींचना कानून के दायरे में था। बड़ी ही शर्मनाक बात है कि आज भी सरकार उसको जस्टिफाई कर रही है बार बार। मुझे अभी गवर्नर साहब ने बताया, जब मेरी परसों उनसे बात हुई थी, उसके बाद उन्होंने कल ममता बनर्जी जी से 10:55 पे बात की। उन्होंने ममता बनर्जी जी से 20 मिनट तक दिल्ली मुख्यमंत्री जी से बात की और गवर्नर साहब ने बार बार ममता जी को यह याद कराया कि सिखों का देश के अंदर क्या योगदान है, आप जस्टिफाई मत कीजिए। लेकिन अब ताजा घटना के बाद सिख समुदाय ममता बनर्जी के खिलाफ आ गया है और मांग की है कि सिख युवक से बदसलूकी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जुबैर खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो इन तस्वीरों को देखकर जाहिर तौर पर आपके भी मन में कई सवाल आए होंगे और ऐसे में हम भी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति आखिर क्यों कर रही है। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि आरोपी पुलिस कर्मियों पर अब तक क्यों कार्रवाई नहीं की गई है। क्या ममता सरकार के निशाने पर बीजेपी के ही कार्यकर्ता हैं। चौथा बड़ा सवाल हम ये पूछ रहे हैं कि झड़प के दौरान पगड़ी का अपमान आखिर क्यों किया गया। ये तमाम सवाल जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल में ये हो क्या रहा है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस चर्चा में जुड़े हुए हैं, जिनसे आपका तारुफ जल्दी से करा देते हैं। लेकिन उससे पहले ये तमाम सवाल देखिए, क्योंकि ये वो सवाल है जो इन तस्वीरों को देखने के बाद काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति आखिर बंगाल में क्यों कर रही है। जिस तरीके से पिछले कई घटनाक्रम को अगर हम देखें तो क्या ये
पूरा एजेंडा सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं पर टारगेटेड है पश्चिम बंगाल में, ये सवाल उठता है। पूरे मामले में बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अब तक वो पुलिसकर्मी जो बेरहमी से यहाँ पर एक सिख युवक को, बलविंदर को पीटते हुए नजर आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि पूरे सिख समुदाय का अपमान है, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? चलिए सीधे हम हमारे गेस्ट जो जुड़े हुए हैं उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह, प्रधान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से जुड़े हुए हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है इंद्रजीत जी आपका। संदीप दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है संदीप जी आपका भी। सबसे पहले इंद्रजीत जी आपके पास आ रही हूँ, जरा समझाइए हमें ये कि एक सिख, जिस तरीके से तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक सिख युवक, एक बलविंदर, जिसका अपमान नहीं हुआ है, पूरे सिख समुदाय का अपमान हुआ है जिस तरीके से, पग की क्या अहमियत है, क्या मायने उसके आप समझते हैं एक सिख के लिए? देखिए रोमिता जी, मेरा कहना इसमें यह है कि भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में रहने वाला कोई भी व्यक्ति वो सिखों की कुर्बानियों को नहीं भूल सकता, सिखों की कुर्बानियों को नहीं भूल सकता। सिखों ने इस अपनी पगड़ी की शान के लिए, इस पगड़ी के लिए हमारे गुरुओं ने पूरा सर्वंस वार दिया, अपने 4-4 बच्चे वार दिए, अपने पिता वार दिया। गुरु तेग बहादुर साहब ने, कौन सा दुनिया का ऐसा शख्स है जिसको नहीं पता कि सिखों का क्या इतिहास है, सिखों की क्या कुर्बानियां हैं? क्या ममता बनर्जी सिखों के इतिहास को नहीं जानती? वो भारतवर्ष में रहती हैं, वो मुख्यमंत्री हैं 2-2, 3-3 दफा की, वो बड़े ऊंचे पदों पर रह चुकी हैं। क्या उनको नहीं पता कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, अपने ने नहीं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हमारे गुरुओं ने कितनी कुर्बानियां करी हैं? आज भी हमें अगर सिख समुदाय को अपनी पहचान बतानी पड़े तो बड़ी शर्म और डूब मरने की बात है। आज अभी लॉकडाउन के दौरान आप ये देखिए, आज से पहले देखिए, कभी देश के ऊपर कोई आपदा आती है, चाहे वो कहीं भी किसी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, चाहे किसी की हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं होता। हम सबसे पहले लंगर की बाल्टी लेकर और हाथ में रोटियों का टोकरा लेकर एक पंगत में बिठाकर हम लंगर छिकाते हैं, चाहे देश में भूकंप बिल्कुल। आया कई हो, महत्वपूर्ण चाहे सवाल रेल आपकी हादसे तरफ से हो। खड़े किए जा रहे हैं, जिन हमारे सवालों को बुजुर्गों मैं आगे लेकर जाऊंगी। इंद्रजीत जी, फिलहाल हमारे साथ तेजेंद्र पाल बग्गा जुड़ गए, बीजेपी नेता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। तेजेंद्र पाल जी, ये सरकार तस्वीरें नहीं देख रही है क्या? जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कई सवाल आ रहे हैं, लेकिन सरकार आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने की बजाय स्पष्टीकरण का पर्दा क्यों डाल रही है? देखिए, बंगाल सरकार ने ये जो कृत्य किया है, इसको देश माफ करने वाला नहीं है। पूरे देश और पूरी दुनिया भर में सिखों के अंदर रोष है। पहले जो जिस तरीके से एक सिख युवा की वह पगड़ी उतार के उसके बाल को नोच के सड़कों के ऊपर पीटा गया, और उसके बाद बंगाल सरकार उन लोगों पर कार्रवाई करने की बजाय कह रही है कि वो पगड़ी अपने आप उतर गई। आज हमने कल माइनॉरिटी कमीशन को एक शिकायत की थी, जिसके ऊपर बंगाल सरकार को नोटिस जारी हुआ है। जो वो सिख युवा है उसको न्याय दिलाने के लिए हम और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे देश में लड़ाई लड़ेगा, चाहे वो लीगल हो या सड़कों पे आकर लड़ाई लड़ने वाली हो। तो जब तक वो न्याय नहीं मिलता, जब तक उन दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड नहीं किया जाता, हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन तेजेंद्र पाल जी, ये आवाज तो आप पिछले कई दिनों से उठा रहे हैं, क्योंकि ये मामला अभी का तो है नहीं, कुछ दिनों से हम इस पर देख रहे हैं कि राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो ये जो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात आप कह रहे हैं और न्याय दिलाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिख युवक का अपमान नहीं है, सिर्फ बलविंदर का अपमान नहीं है, ये तो पूरे सिख समुदाय का है। तो इसे लेकर आप लोगों का अगला स्टैंड क्या होने वाला है? क्या सिर्फ देखिए, ऐसा है कि माइनॉरिटी कमीशन शनिवार और इतवार को बंद रहता है। मैंने कल माइनॉरिटी कमीशन के जो सदस्य हैं उनके घर जाके उनको ये चिट्ठी दी। मैंने कहा क्योंकि आपका कार्यालय बंद है, और आज सोमवार को कार्यालय खुलते ही
माइनॉरिटी कमीशन ने उसके ऊपर बैठक की, उसके ऊपर रिपोर्ट बनाई और बंगाल सरकार के खिलाफ मामला दर्ज करके उनको तलब किया है। उनके चीफ सिक्योरिटी चीफ सेक्रेटरी जो है बंगाल सरकार के और आईजी को पत्र लिख के तलब किया है। दूसरा, दिल्ली में कल हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं हरिनगर विधानसभा में। हम इसमें प्रदर्शन कर रहे हैं फतेहनगर गुरुद्वारे के पास और कल हम सड़कों पर भी उतरेंगे। तो मैं कह रहा हूं, चाहे वो कानूनी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सड़कों पे भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक दोषी पुलिस वालों पे कार्रवाई नहीं होगी, ये लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। चलिए, बनिए मेरे साथ। यहाँ पर हमारे साथ इंद्रजीत सिंह जी जो हैं वो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। इंद्रजीत जी। जी देखो मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ रुमिता जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो 135 करोड़ 138 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं। वो किसी एक पार्टी के स्वयं प्रधानमंत्री नहीं है और वो बड़े पढ़े लिखे काबिल प्रधानमंत्री हैं। उनको सिखों का इतिहास बहुत मालूम है। मैं कह रहा हूँ, कानून की भाषा में, कानून की किताब में जितना सख्त से सख्त कानून है, इनको दोषियों को सजा दी जानी चाहिए। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जनतंत्र टीवी पर। जी धन्यवाद। कैलाश विजयवर्गीय जी, आप तो पश्चिम बंगाल में रह चुके हैं, लोकसभा के साथ ही आप वहां पर बिल्कुल डटे हुए हैं, पूरी तस्वीर आंखों से देख रहे हैं, कई बार आपने आवाज भी उठाई है। क्या हो रहा है सर ये बंगाल में? देखिए, बंगाल में लोकतंत्र ही नहीं है जी। वहाँ रोज प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ती है। वहाँ कानून सबके लिए समान नहीं है। सत्ताधारी दल के लोगों के लिए अलग कानून है, विपक्ष के लिए अलग कानून है। सत्ताधारी दल जुलूस निकाल सकता है, सत्ताधारी दल केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर सकता है जी। पर प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई भी विरोधी दल प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसको कुचला जाता है। उनके कार्यकर्ताओं को झूठे केस में फंसाया जाता है, यहाँ तक कि हत्या भी कर दी जाती है। तो वहाँ तो हिंसा की राजनीति है। कुल मिलाकर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं है और भारत का संविधान नहीं, ममता जी का संविधान चलता है। जी कैलाश जी, क्या लगता है यहाँ पर लगातार क्या बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है क्या? क्योंकि इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का दौर भी हमने देखा, आपने भी इसको लेकर कई सवाल खड़े किए थे, पूछा था ममता सरकार से कि आखिर इस तरीके से क्यों कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, क्या ये कोई एजेंडा है? देखिए, उनका एजेंडा है जो विपक्ष में हमारे सामने खड़ा हो उसको मारना। जी। पहले सीपीएम एक ताकतवर पार्टी थी तो उन्होंने पहले सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या की। जी। कांग्रेस ताकतवर थी, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या की। अब बीजेपी वहाँ ताकतवर हो गई तो उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट बनाना चालू कर दिया। तो उनके खिलाफ कोई नहीं होना चाहिए, उनकी खिलाफत कोई नहीं करे, उनके भ्रष्टाचार की खिलाफत कोई नहीं करे, उनके जो बांग्लादेश की बॉर्डर में तस्करी होती है उसकी खिलाफत कोई नहीं करे, उनकी कोल माफियाओं की कोई खिलाफत नहीं करे। तो कुल मिलाकर एक अराजक प्रदेश है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर निश्चित रूप से विपक्षियों को काम करने में बहुत तकलीफ, पर साहस के साथ लोग डटे हुए, ये बहुत प्रशंसा की बात है। बिल्कुल। कैलाश जी, अगला स्टैंड क्या होगा? जिस तरीके से बीजेपी वहां पर लगातार विरोध कर रही है, बात ये की जा रही है कि आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, बीजेपी अगला स्टैंड क्या लेगी वहां पर सर सिख समुदाय को न्याय दिलाने के लिए? देखिए, हम तो प्रजातांत्रिक तरीके से अहिंसक आंदोलन करेंगे जी। और हमें मालूम है कि बंगाल में हमें बलिदान देना है प्रजातंत्र को बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल के संस्कार और संस्कृति को बचाने के लिए। तो हम उस माइंडसेट के साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि जनता में भी इस बात का सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ आक्रोश है और आने वाले चुनाव परिणाम में सीधा असर उसका दिखाई देगा। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैलाश विजयवर्गीय बंगाल के प्रभारी भी हैं और काफी करीब से बंगाल को वो पिछले कई समय से देखते आ रहे हैं और लगातार वहां के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज भी बुलंद कर रहे हैं और इस पूरे मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि प्रदर्शन जारी रहेगा, आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि सिख समुदाय का जिस तरीके से यहाँ पर अपमान हुआ है वो जाहिर तौर पर सभी में इस वक्त आक्रोश को पैदा करता है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप दुबे जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, इस पूरे प्रकरण में मैं आपसे जो लीगल कदम हो सकते हैं वो समझना चाहूंगी, क्योंकि गिरफ्तारी यहाँ पर की गई है, जमानत भी खारिज हो गई है, अब इस पूरे मामले में लीगल पक्ष क्या हो सकता है? देखिए, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है कि इसमें अनुच्छेद 21(a) और 22 के तहत गिरफ्तारी और हिरासत में संरक्षण का अधिकार प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार
किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के तरह निम्नलिखित 4 आधारों पर गिरफ्तार कर सकती है। पहले राज्य की सुरक्षा, दूसरा सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, और तीसरा आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति और रख रखाव तथा रक्षा, और विदेशी मामलों या भारत की सुरक्षा। लेकिन इसको लेके सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले में साफ साफ कहा है कि अगर इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं जो पहले से परमिशन है, तो आप किसी को हिरासत में रखेंगे तो उसके लिए उसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आर्टिकल 14, 19, 20 या 22 जो मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस केस में दो बातें काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि वो एक सुरक्षा कर्मी थे, तो वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन में किसी के वहां गए होंगे, तो उनसे तो किसी राज्य की सुरक्षा का कोई बात ही नहीं होता, या वो वहां उपद्रवी के तौर पे तो गए नहीं होंगे। तो पुलिस को चाहिए था कि प्रॉपर वेरीफाई कर लेते, और वेरीफाई करने के बाद कोई भी अगर FIR लॉन्च करी है या जो उनको दिखाया होगा उनके ऊपर जो मुकदमे लगाए होंगे, उसकी पहले जांच करके ही मुकदमे बनाए जाना चाहिए। तो इस तरह के अगर फॉल्स केस है तो हमें लगता है कि पक्षकार को हाई कोर्ट में जाके अपना न्याय उनको मिल जाएगा, ये बरी हो जाएंगे हाई कोर्ट से, क्योंकि निचली अदालत जो अभी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की नहीं होगी, इसलिए जब बेल के लिए गए होंगे तो निचली अदालत को पुलिस ने वहां बताया होगा कि हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है और हमें समय दिया जाए, तो इसलिए बेल उनकी कैंसिल कर दी गई हो। लेकिन किसी भी राज्य सरकार को चाहिए कि इस तरह के मामले जो हो जहां पे कोई सुरक्षा में अगर कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, किसी के भी साथ हो, वो किसी पक्षकार हो, किसी का भी पक्षकार हो, तो हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम लोग को एक नजीर पेश करना चाहिए ताकि हर स्टेट इस तरह के कानून को फॉलो करे और माने, और किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो। क्योंकि अगर किसी के साथ अन्याय होगा और इस तरह के देश में माहौल बनाए जाएंगे तो कानून से विश्वास लोगों का उठेगा, ये अच्छी बात नहीं। बिल्कुल, इसी न्याय की मांग हम भी इस अपने खास कार्यक्रम के जरिए कर रहे हैं। इंद्रजीत जी, जिस तरीके से हम बार बार यही कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक सिख युवक का अपमान नहीं हुआ है, या सिर्फ हम बलविंदर की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं भारत में रहने वाले हर उस सिख युवक की जो इससे आज आहत है और वो सवाल पूछ रहा है कि भाई भारत में रहते हुए, पश्चिम बंगाल में रहते हुए, पश्चिम बंगाल में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। ये सवाल इस वक्त सबके मन में है। जिस तरीके से हम आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे तो करीब 2.5 करोड़ की आबादी सिख समुदाय की भारत में है, और ऐसे में अगर उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है तो तमाम सवाल खड़े होते हैं। आप इसको लेकर क्या समझते हैं? मैं रोमिता जी, इसमें आपके माध्यम से मैं अपनी बात प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक, प्रधानमंत्री जी के निवास तक पहुंचाना चाहता हूं। हर सिख समाज के इस बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक की बात को अपने मुंह में रखे। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को फ्रंट पे आकर इसमें अपनी पहल करनी चाहिए। इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए कुछ ना कुछ बयान आना चाहिए, उनकी तरफ से कोई वक्तव्य आना चाहिए। मैडम, ये मान के चलिए हम 2.5 करोड़ जरूर हैं, पर देश की रक्षा के लिए अगर बॉर्डर में सबसे ज्यादा आगे आपको मिलेगा तो आपको सिख बच्चा मिलेगा। देश में सेवा का मामला आएगा तो सबसे आगे सिख परिवार मिलेगा। देश में कभी भी किसी तरीके की आपदा आएगी तो सिख परिवार ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है। एक पंगत में बैठ के हम खाना खिलाने के लिए आगे बढ़कर चलते हैं। हम उस टाइम जब पंगत में बैठा हुआ गरीब हो, अमीर हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, बिजनेसमैन हो, वो हम नहीं देखते कौन है। हम नियम के तहत सबसे पहले उसका आदर सम्मान करते हैं, उसको खाना खिलाने का सिद्धों में बाबा नानक जी 20 रुपए का लंगर चालू कर गए। हम उस प्रथा के आदमी हैं। हम उसकी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा निकाल के इन कामों में लगाते हैं। हमारी जैसी कौम के ऊपर हम ये आप इसको लौटूंगी आपके पास। इंद्रजीत जी, काफी महत्वपूर्ण बात आपकी तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ गुरुदर्शन सिंह जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। गुरुदर्शन जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सीधा सीधा सवाल है मेरा सर कि क्या सियासत की इस लड़ाई में धर्म की मर्यादाओं को भी पार कर दिया जाएगा, उसे दरकिनार कर दिया जाएगा बंगाल में? देखो, ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई है बंगाल में जी। ये हुई है एक्सीडेंटली। देखो, इसमें कोई प्लानिंग नहीं मेरे को नजर आती जी, कोई स्ट्रेटजी नहीं नजर आती। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट कोई इवेंट हुई है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी खित्ते में सबसे ज्यादा सिख और बहुत देर से ये बंगाल में रहते हैं सिख, बहुत देर से 50-60 साल को तो मेरे को पता,
उससे भी मेरे बहुत रिश्तेदार, मेरे बहुत संबंधी वहां रहते हैं जी। कभी भी किसी आदमी ने ये कंप्लेंट नहीं की कि उनके साथ किसी किस्म की ज्यादती होती है उस सूबे में। 1984 नवंबर में सारे हिंदुस्तान में सिखों का कत्लो-गार्त हुआ, उनकी प्रॉपर्टियां लूटी गई, उनको जलाया गया, ट्रकों को, बसों में बैठे सिखों को, ट्रेनों में बैठे सिखों को, सड़कों के ऊपर ट्रक वालों को। लेकिन एक भी हादसा इस किस्म का सारे बंगाल में नहीं हुआ। ये एविडेंस है, जिस एविडेंस जो है दैट इज यूनिवर्सली नोन। I have studied this period academically. I have written a book on that. That is the वो एक ही सूबा था जिसमें नवंबर 1984 में किसी किस्म का कोई नुकसान सिखों को नहीं हुआ, क्योंकि उस सूबे के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उसी वक्त बोल दिया था कि मैंने पुलिस कॉल कर ली ना, आर्मी कॉल कर ली है जी। लेकिन देखिए दिल्ली में क्या हुआ, जो कैपिटल है, जहां हाई कोर्ट भी है, जहां सुप्रीम कोर्ट भी है, किसी ने भी सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। माफ करना, जुडिशरी भी मतलब इसमें कसूरवार है, एग्जेक्टिव भी कसूरवार है, पुलिस भी कसूरवार है, आर्मी भी कसूरवार है। उस वक्त की जो सरकार थी तो वो तो जिम्मेवार है। तो मेरा कहने का मतलब है ये मंदभागा इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट होना नहीं चाहिए था। ये बड़ी मतलब बहुत ही दर्दनाक सी कहानी सिखों के लिए, जो केश है उनके ईमान का एक सिंबल है। तो इसलिए ये जो कुछ हुआ इसमें सरकार की कोई, मैं समझदा इस किस्म की कोई मैलिस नहीं है। जो ममता बनर्जी है वो बड़ी मतलब प्रो माइनॉरिटीज है, वहाँ माइनॉरिटीज की को टोटल सिक्योरिटी है, उनको टोटल सेफ्टी है। जो अगर इनसिक्योरिटी है माइनॉरिटीज को तो यूपी में है। चलिए, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपका महत्वपूर्ण सवाल है। आपका ये कहना है कि बंगाल में तो इस तरह के लोग बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन सवाल मेरा ये है ना कि अगर सुरक्षित है तो रोड पर अपमान क्यों किया जा रहा है, यही सवाल होगा मेरा। आज हम सवाल यही पूछ रहे हैं कि पगड़ी का अपमान आखिर बंगाल में क्यों किया गया है, क्यों इस पे ममता सरकार इस वक्त चुप्पी साधे हुए है, क्यों इतने संजीदा मुद्दे पर ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों बंगाल की सड़कों पर एक सिख युवक का, बलविंदर का और पूरे सिख समुदाय का अपमान किया गया। ये सवाल आज हमारा काफी महत्वपूर्ण है, जिसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र जी, आपके पास मैं आती हुई, क्योंकि यहाँ पर एक अहम सवाल जो कि गुरुदर्शन सिंह जी खड़ा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए यूपी में सबसे ज्यादा जो अल्पसंख्यक हैं वो अनसेफ है, वो तो सीधे तौर पर यूपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप लोग तो बंगाल की चिंता कर रहे हैं, बंगाल में ये कह रहे हैं कि प्रदर्शन करेंगे। आवाज पहुंच रही है आप तक? आप किससे बात कर रहे हैं? तेजेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद तेजेंद्र पाल बग्गा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संदीप दुबे जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से आपने बताया कि क्या क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, आपने बताया कि हाईकोर्ट का रास्ता जो है वो खुला हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर जो गृह मंत्रालय है पश्चिम बंगाल का, उसकी तरफ से बात कही गई है, ये कहा गया, एक लाइन दी गई है, मैं ये भी पढ़ के आपको वर्ड टू वर्ड बताती हूँ कि पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सिख पंथ के प्रति सर्वोच्च सम्मान की पुष्टि की है। मतलब कि हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये तस्वीरें झूठी हैं, इस पर कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस को आर्म्स एक्ट के अंतर्गत काफी पावर और अधिकार मिले हुए हैं और पिछले ही साल 2019 में लोकसभा में भी ये बिल पास हो गया। उसके बाद अगर आप पब्लिक जगहों पर या किसी धार्मिक स्थल पर बंदूक या किसी हथियार को लेके जाते हैं और तो वहाँ 1 लाख का जुर्माना है और 2 साल की कैद हो सकती है। और ये भी पुलिस चूंकि आज 8 दिन की उनको रिमांड मिली है, तो पुलिस इसलिए पूछताछ करेगी, करना चाहती होगी कि जो उनके पास गन मिले हैं वो गन लाइसेंसी है या नहीं, वो गन का इस्तेमाल वो किस उद्देश्य वहां करने के लिए ले गए थे। क्योंकि पुलिस ने जो FIR लॉन्च करी है, आज जो उनको
बेल लगाई गई थी, बेल खारिज हो गई और शायद पुलिस को 8 दिन का उनको पूछताछ के लिए मिला है कि उनको पुलिस शायद कस्टडी में लेके गई है, अपने साथ पूछताछ करेगी। तो इन सारे विषयों पे पुलिस को अधिकार है, राज्य को ये अधिकार प्राप्त है। मैं पहले भी आपको कहा, तो हमें लगता है कि इसकी जांच को हो जाने देना चाहिए। पुलिस जो भी होगी वो गलत शायद वहां अब न कर पाए, क्योंकि इतनी बड़ी दबाव है। दूसरा, ये धार्मिक भी मसला बन गया है, पगड़ी को लेके भी बातें हो रही हैं। ठीक है, हम सबको हर धर्म के, हर संप्रदाय के लोगों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इसका दूसरा भी पक्ष है कि पुलिस अगर वहां गलत कर रही है, अगर वहां पे कोई आंदोलन हो रहा है और आंदोलन के लिए ऑलरेडी पहले से परमिशन प्राप्त है, और तो इस तरह की जो डिटेंशन है एक तरह से तो ये इलीगल है, फिर उनको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा पक्षकार कह रहा है कि वो सुरक्षा में तैनात थे। तो उस जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि पुलिस कटघरे में खड़ी हो जाती है, लेकिन पुलिस को चाहिए कि इसमें ठीक तरीके से इसकी विवेचना करे। इस केस की विवेचना करने के बाद अगर वो अपराधी नहीं है और उन्होंने अपराध कोई कारित नहीं किया और उनके साथ बर्बरता की गई है, जैसा दूसरा पक्ष कह रहा है, पगड़ी उछाली गई है, बिल्कुल, लेकिन यही मानने के लिए तो तैयार नहीं है वहाँ पर पुलिस। इंद्रजीत जी, यही मानने के लिए तो तैयार नहीं है। कहा जा रहा है कि कानून के तहत ही वहाँ पर पुलिसिंग की गई है। सवाल तो यही बनता है। तेजेंद्र पाल बग्गा जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। तेजेंद्र पाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े, वो कह रहे हैं कि देखिए अल्पसंख्यक तो यूपी में ज्यादा अनसेफ है। आप तो बंगाल की बात कर रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि देखिए ममता सरकार तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। निश्चित रूप से कर रही है, और जिस तरीके से ये हुआ है, अगर आप जो गलती हुई है उस गलती के ऊपर अगर आप दोषियों को सजा दे देती तो हम कहते हैं आप खड़े हैं अल्पसंख्यकों के साथ, लेकिन आप उन दोषी पुलिस वालों के साथ खड़े हैं और आप उल्टा उस सिख युवा के ऊपर एक गलत पुलिस वो दिखा रही है। ट्वीट किया है पुलिस ने कि उनके पास लाइसेंस नहीं था। आज उसके बाद उसका जो लाइसेंस मिला है, उसके पास ऑल इंडिया का लाइसेंस था। जो सिख युवा थे बलविंदर सिंह, उनके पास ऑल इंडिया का लाइसेंस था। पुलिस वहां पे फर्जी डॉक्यूमेंट रिलीज कर रही है, और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। किस तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा जाता है बंगाल के अंदर जो हो रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। वहां पे हिंसा सरकार के इशारे पर, सरकार के कहने पर ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा की जाती है, और आज बंगाल की पुलिस भी गुंडों के रूप में काम कर रही है। ये सीधा सीधा हमारा आरोप है। तो इन गुंडों को आईना दिखाने का काम भी तो विपक्ष का ही है ना तेजेंद्र पाल जी। आईना तो आप ही लोग दिखाएंगे। लंबे समय से ऐसा हो रहा है, लंबे समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका क्या यहाँ पर कमजोर हो गई है कि असर ही नहीं हो पा रहा है सरकार पर? आप बताइए क्या करना चाहिए सर? विपक्ष में आप बैठे, विपक्ष में आप बैठे तेजेंद्र पाल जी, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। विपक्ष में आप बैठे, विपक्ष में मैं नहीं बैठी हूँ, विपक्ष में आप बैठे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पे लड़ रहे हैं, इसीलिए बौखलाई हुई ममता सरकार हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है। अगर हम चुपचाप घरों के अंदर बैठे होते तो वो इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नहीं कर रही होती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वह सड़कों पर हैं, वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और कानूनी रूप से हम जहाँ पे लड़ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हम माइनॉरिटी कमीशन में भी गए और हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट डाली। उसके अलावा कल दिल्ली के अंदर हम प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, और बंगाल के अंदर तो प्रदर्शन जो आपने देखा जिसके अंदर ये घटना हुई। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से आपने कहा, आप विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज बिल्कुल अच्छे से बुलंद कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं इस पूरे मामले में, लेकिन केंद्र में भी तो आप ही की सरकार है ना, क्यों एक्शन नहीं लेते आप लोग इस पूरे मामले को लेकर? आप ही कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है, तो क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अब जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको तोड़ के तो भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कर सकती। हम संविधान का सम्मान करते हैं, और इसीलिए हम फेडरल स्ट्रक्चर को सम्मान करते हुए हम ये ममता जी से मांग कर रहे हैं कि उन पुलिस वालों के ऊपर दोषियों पे कार्रवाई हो। जब 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम माइनॉरिटी कमीशन में जाने को मजबूर हुए, और हमने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन हो, और हमारी अपील के ऊपर आज वहां के आईजी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करके तलब किया गया है। गुरुदर्शन जी, आपने यूपी को लेकर सवाल खड़ा किया था, बंगाल को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए गए, और कहा जा रहा है कि बंगाल में हम तो पुरजोर तरीके से इस आवाज को बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिख समुदाय का लगातार वहां पर अपमान किया गया इस पूरी घटना के बाद। देखो, मेरी जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, ये पहली बार इस किस्म का मंदभागा इंसिडेंट हुआ है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। वरना बंगाल में सिख मेरा ख्याल है 200 साल से रह रहे हैं,
फॉर द लास्ट 200 years, वो एक ऐसी जगह है जहां सिखों के खिलाफ 1984 नवंबर में किसी किस्म का कत्लो गारत नहीं हुआ, उनकी प्रॉपर्टी नहीं छाड़ी गई, उनकी औरतों को गुरुदर्शन जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए मेरा। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से सबको महसूस हो रहा है कि भाई अपमान हुआ है, सिख समुदाय का हुआ है, आप कह रहे हैं कि इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, क्या एक घटना आपको काफी नहीं लगती है सिख समुदाय के अपमान के लिए? देखिए, एक जो हुआ दिल्ली में 1984 में, उसका कोई मुकाबला हो सकता था? दुनिया में नहीं कहीं इस किस्म का जेनोसाइड हुआ जी। और जो सारी चीज उसमें आरएसएस वाले भी इन्वॉल्व थे, कांग्रेस तो थी डायरेक्टली। अभी भी 48 केसेस हैं दिल्ली मेट्रोपॉलिटन में आरएसएस वालों के खिलाफ 1984 नवंबर के मैसेकर की इन्वॉल्वमेंट अभी भी है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो ये मैं ये नहीं कह रहा ये बहुत अच्छा इंसिडेंट हुआ, मैं तो ये कह रहा हूँ बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी की सारी सरकार या उनका जो पास्ट है सिख बंगाल रिलेशंस का, उसको कटहरे में खड़ा कर दी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज की माइनॉरिटी कमीशन के पास रिपोर्ट होनी चाहिए और जो आदमी जिम्मेवार है उसको जो बनती सजा मिलनी चाहिए। चलिए, सजा की मांग आप भी करें। इस तरीके से इसको पॉलिटिकल एक गेम बना के, मतलब सिखों को आगे करके बीजेपी सेटलमेंट करना चाहती है पॉलिटिकल स्कोर्स विद ममता बनर्जी पार्टी, वो मैं नहीं उसको सपोर्ट कर सकता किसी भी कीमत पे। तेजेंद्र पाल जी, क्या चुनाव नजर आ रहा है क्या कि पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि बंगाल सरकार भी आपसे यही सवाल पूछ रही है। अगर एक सिख की वहां पगड़ी उतारी जाती है तो क्या हम सवाल नहीं उठाएंगे? जिस तरीके से, अगर आप बताइए, अगर खुद ही वहां की सरकार उन दोषी पुलिस वालों के ऊपर एक्शन ले लेती, अगर खुद ही उनको सस्पेंड कर देती जी, तो किसी को राजनीति करने का मौका नहीं मिलता। अगर आप राजनीति की बात करते हैं, और जहां तक कि इन्होंने, जो मेरे साथ सज्जन अभी पहले बोल रहे थे, उन्होंने 1984 की बात की कि 1984 में भी सिखों के ऊपर वहां उंगली नहीं उठी थी, आंच नहीं आई थी। तो मैं कहना चाहता हूं वो आंच इसलिए नहीं आई थी क्योंकि कांग्रेस का कैडर बंगाल में नहीं था, क्योंकि वो हिंदू सिख दंगा नहीं था। कहीं भी सिखों को हिंदू ने नहीं मारा, सिखों को अगर मारा तो कांग्रेस के गुंडों ने मारने का काम किया। बंगाल के अंदर कांग्रेस ना के बराबर थी, इसलिए सिखों को आंच नहीं आई। सिख वहां सेफ थे जहां कांग्रेस के गुंडे नहीं थे। केरल में भी सिखों के ऊपर कोई आंच नहीं आई थी, साउथ में किसी स्टेट में नहीं आई थी क्योंकि वहां कांग्रेस उस समय ना के बराबर थी। तो ये कहना, सफाई देना कि 1984 में भी नहीं आई थी, इसलिए इसको जस्टिफाई करना, मुझे लगता है कि ये ममता बनर्जी की बोली बोलना है और उसको जस्टिफाई करना है। चाहे एक छोटी घटना हो चाहे बड़ी घटना हो, उसकी भर्त्सना उतनी तरीके से करनी चाहिए। और आप अगर कहते हो भारतीय जनता राजनीति कर रही है, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, आप दोषी पुलिस वालों को सस्पेंड करिए, राजनीति अभी खत्म हो जाएगी। आप अभी एक्शन ले लीजिए, राजनीति खत्म। ठीक है इंद्रजीत जी, पूरे मसले पर आप सुन रहे हैं, हर पक्ष आप सुन रहे हैं, लेकिन एक सिख का पक्ष इस पूरे मामले पर क्या है? एक सिख क्या सोचता है इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से बेअदबी की गई है पगड़ी की, यहाँ पर पग की, जिसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप भी समझते हैं, हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। एक सिख क्या सोचता है, जरा ये बताइए। मैडम जी, आपने मेरे दिल के दर्द को छेड़ा है। आपने मेरे मन में इतनी 15 मिनट से मैं सभी भाइयों को सुन रहा था, तो मेरे तेजेंद्र पाल जी मैंने आपको वक्त दिया, तेजेंद्र पाल जी मैंने आपको वक्त दिया। इंद्रजीत जी बोलिए। देखिए, देखो, मैं 15 मिनट से अपने भाइयों का सुन रहा था, आपने मेरे दर्द को छू दिया है। मैं भी एक राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ जी, और उसके बावजूद लेकिन मेरे लिए सबसे पहले पकड़ी है, मेरे लिए कोई राजनीति नहीं है। जितने मेरे भाई राजनीतिक तौर पर बातें कर रहे हैं, वो एक आदमी बंगाल की पार्टी को बचाना चाह रहा है, एक आदमी दिल्ली की केंद्र सरकार को बात बचाना चाह रहा है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हमारे लिए पकड़ी होनी चाहिए, इसको राजनीतिक मुद्दा बनना ही नहीं चाहिए। मैं बधाई देता हूँ मैडम आपके चैनल को, किसी चैनल ने इतने बड़े इस चैनल पे डिबेट नहीं रखी। छोटे से छोटे मुद्दों पे पिछले 40-40, 50-50 दिन से डिबेट चल रही है, लेकिन किसी ने इतना बड़ा काम नहीं करा जो आपने करा है। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि कम से कम ये 2.5 करोड़ सिखों की
दर्द को, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां करी हैं। हमारा इतिहास भरा पड़ा है, हम बोलना चाहें, लिखना चाहें तो शायद हम इतिहास लिख नहीं पाएंगे, इतनी कुर्बानियां हमारे गुरुओं की। और उसके बाद हम राजनीति कर रहे हैं। इस पर राजनीति होने ही नहीं चाहिए। ममता जी को भी नहीं करनी चाहिए, बीजेपी को भी नहीं करनी चाहिए। एक ही मुद्दा होना चाहिए कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा, सलाखों के पीछे, और ऐसी धाराओं में उसको जेल भेजा जाए कि 7 जिंदगी उसकी जमानत ना हो। एक तो मिसाल बननी चाहिए। हमें इस पर जाना ही नहीं है कि कहाँ ज्यादा हुआ, कहाँ कम हुआ, वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं थी, वहाँ इसलिए जो दंगे नहीं हुए। ये क्या मतलब है? अरे सिख जो है वो कुर्बानियों करने के लिए और अत्याचार सहने के लिए पैदा हुआ है क्या? हम इसलिए नहीं बने। हम भावना तक आदमी है। हम दूसरे के दर्द को अपना दर्द मान लेते हैं, दूसरे को सुख को अपना सुख मान लेते हैं। हमें इससे कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं भी राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ पार्टी का, लेकिन मैं एक गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में बाबा जी मेरे से सेवा ले रहे हैं, मेरे लिए सबसे पहले पकड़ी है। मैं यही अपील करूंगा प्रधानमंत्री जी से कि आप इसको राजनीति का मुद्दा ना बनाते हुए आप फ्रंट पे आके 135 करोड़ जनता की बात कीजिए, आप बीजेपी की बात मत कीजिए। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के लोग कर रहे हैं, यहाँ मेरे भाई बंगाल के भाई वो डिफेंड कर रहे हैं कि बंगाल में नहीं हुआ। अगर बंगाल में नहीं हुआ तो बंगाल को छूट दे दी जाए, ठीक है आपने एक हादसा कर दिया, क्यों हुआ? क्या इतना बड़ा, क्या कौन सा इतना बड़ा अत्याचार मेरे चलिए आप ही के सवाल को लेकर जा रहे हैं इंद्रजीत जी। गुरुदर्शन जी, सवाल यहाँ पर यही पूछा जा रहा है और आप काफी करीब से आगे राजनीति को समझते भी हैं। जिस तरीके से पिछले कई घटनाक्रम रहे हैं जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जाती है, पोलिंग बूथ्स पर आग लग जाती है, गुंडागर्दी होती है सरेआम, बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए पुलिस भी अब गुंडागर्दी पर उतर आई है। इस तरह से कैसे किसी राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, इसको तो लेकर सवाल पूछा ही जाएगा ना कि कैसे आप लॉ एंड ऑर्डर को बंगाल में मेंटेन करेंगे जब इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और सरकार उस पर कुछ भी नहीं बोल रही है। बैलेंस को किसी कीमत पे भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जी। अगर वहाँ गुंडागर्दी हो रही है बंगाल में और एक पार्टी के लोगों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है तो वो नहीं होना चाहिए, किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। लेकिन वो यूपी में भी क्या हो रहा है, इससे भी मत बस्ट हो रहा है, इससे मत घिनौना। वो कौन है बेचारी लड़की, एक हरिजन समाज की लावारिस लड़की को इस तरीके से रेप कर दिया और उसकी जबान काट दी, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और उसको किसी हॉस्पिटल में और केस नहीं रजिस्टर किया गया। कितनी मतलब बर्बरता है जो सुनी नहीं जा सकती, सुनवाई चल रही है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि आपका ये कहना है कि बंगाल में जो हो रहा है उस पर सवाल खड़ा मत करिए। आप सुनिए सर, आप सुनिए, आप ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो हो रहा है उस पर आप सवाल मत पूछिए, पर आप यूपी में क्या हो रहा है ये देखिए। आप बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल मत पूछिए। मच वर्स्ट यूपी में हो रहा है, मच वर्स्ट। सर देखिए, एक चीज मैं आपको समझा देती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे आप हमारे साथ जुड़े हैं। क्राइम होता है, अगर बेअदबी यूपी में होती तो भी हम इसी तरीके से सवाल खड़े करते हैं जैसे बंगाल में खड़े कर रहे हैं। आप यहाँ पर ये राज्य की जो दीवार खड़ी कर रहे हैं ना, इसके पीछे अपराध या ये बेअदबी नहीं, आप बार बार ये कह रहे हैं, आप बार बार ये कह रहे हैं कि यूपी देख लीजिए। हाँ, यूपी में देख लो क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है सर। मैं बंगाल को अगर इस किस्म की चीजें हो रही है, मैं बंगाल को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी किस्म की वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, पर जो यूपी में हुआ है वो तो इतना ट्रेजिक है जो सेंचुरीज में नहीं होता, सदियों में नहीं होता। सर आपके जो शब्द है ना, ये आपके जो शब्द है ये राजनीति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं मुझे, क्योंकि आपको बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ती दिखाई नहीं दे रही है। आप ये बता रहे हैं कि देखिए यूपी में ज्यादा स्थिति खराब है, क्राइम होता है। सर ये जो की बात कर रहे हो, किस तरीके से एक नौजवान लड़की रिया चक्रवर्ती को बदनाम किया गया। गुरुदर्शन जी आज हम बलविंदर पर बात कर रहे हैं। गुरुदर्शन जी हम बलविंदर पर बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको इस पर बात करनी चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरीके से दूसरे लोग कर रहे हैं। आप बंगाल को डिफेंड कर रहे हैं, आपको ये नजर नहीं आ रहा। आप सुनिए गुरुदर्शन जी, आपके कहने
कहने से यहाँ पर स्थितियां बदल नहीं जाएंगी। आपके कहने से ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ना, ये झूठी नहीं हो जाएंगे। तेजेंद्र पाल जी बताइए जरा, यूपी में क्राइम ज्यादा है, बंगाल को मत देखिए। देखिए, मुझे लगता है ये जो अभी राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में ममता बनर्जी के प्रवक्ता आपके पास बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर यूपी के अंदर कोई दुर्घटना होगी तो उसको 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों में डाला भी जाता है और उसको सजा दी भी जाती है और दी भी जाएगी। मैं यहाँ से कहता हूँ, उनको फांसी के फंदों तक चढ़ाने तक हम लड़ाई लड़ेंगे। आप यहाँ कह सकते हैं मेरे सामने जो ये ममता बनर्जी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं कहने की हिम्मत रखता हूँ उनको फांसी पे चढ़ाने तक की हम लड़ाई लड़ेंगे। अब आप कहने की हिम्मत रखिए उन पुलिस वालों को सस्पेंड कराने तक की लड़ाई। जवाब दीजिए गुरुदर्शन जी। लड़ाई लड़िए, पर लड़ाई उनके खिलाफ भी लड़िए जिन्होंने जितना जुल्म सितम उस बच्ची के ऊपर किया है यूपी में, और पता नहीं क्या क्या ले। मैं कह रहा हूँ उनको फांसी तक चढ़ाने मैं कोई उसका रिश्तेदार नहीं, आई एम ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और मेरे को दुख होता है जिस तरीके से उस लड़की के साथ। गुरुदर्शन जी आप अपने आप को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बता रहे हैं, आपको ये समझ में आ रहा है? तेजेंद्र पाल जी आपके पास में आऊंगी। पब्लिक टीवी ने उसको उसकी गुरुदर्शन जी मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप अपने आप को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बता रहे हैं और आपको ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पर एक सिख युवक का अपमान नहीं हुआ है इससे? आदमी नहीं हूँ, आप बायस्ड हो, वन साइडेड हो, प्रेजुडिस्ड हो, बायस्ड हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। कि कौन बायस है, कौन राजनीतिक विशेषज्ञ का चोला पहनकर टीएमसी की बात कर रहा है। गुरुदर्शन जी मुझे लगता है कि मेरी जनता को पता है कि कौन बायस्ड है, वो ये समझ रही है कि आप बायस्ड है या मैं बायस्ड हूँ या जो लोग हमारे साथ इस डिबेट पैनल में वो बायस्ड है, वो अच्छे से समझते हैं। आप एक पूरे मुद्दे को लेकर उसकी तुलना कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का मुद्दा है या यूपी का मुद्दा है। आपको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर एक पगड़ी वाले के साथ बेअदबी हुई है, एक समुदाय के साथ बेअदबी हुई है। आप इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहे हैं, ऊपर से कह रहे हैं कि मैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हूं। आप समझते हैं कि यहाँ पर एक सिख युवक का किस तरीके से अपमान हुआ है? तस्वीरें नजर नहीं आती आपको? बोलिए गुरुदर्शन जी, आप बायस्ड होने का सर्टिफिकेट देंगे मुझे? चलिए, शायद जवाब नहीं है उनके पास, इसलिए फोन काट दिया उन्होंने। इंद्रजीत जी, आप यही तो कह रहे थे ना कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखिए बंगाल के मुद्दे पर किस तरीके से राजनीति होती है। बताया जाता है कि आप देखिए ना बीजेपी शासित राज्यों में क्या हो रहा है। मुझे तो गुरुदर्शन जी के सिख होने पर डाउट होने लग गया है इनकी बातें सुन के कि ये कन्वर्टेड सिख है या गुरु साहब के असली सिख है। आप सिक्खी की बात ना करके आप किसी पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। मुझे तो आपकी सिक्खी में डाउट हो रहा है। बिल्कुल, ये सवाल वाजिब भी है और यहाँ पर गुरुदर्शन जी हमारे साथ जुड़कर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए आप लोग बायस्ड हैं, मैं तो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से ये बात रख रहा हूँ, लेकिन आप समझदार हैं। आप जो इस डिबेट में हमारे साथ शामिल है वो ये समझते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर हम आवाज उठा रहे हैं ताकि बलविंदर को इंसाफ मिले, क्योंकि बलविंदर इस पूरे मामले में इंसाफ मांगता है, जिसकी आवाज बनकर आज हम इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनके पास मैं जाना चाहूंगी। संदीप जी, आप सभी को सुन रहे थे, पूरे मामले में अब कानूनी पक्ष आखिरी क्या बचता है और पुलिस इस पूरे मामले को अपने एंगल से पेश करने में क्या कुछ कह सकती है? ऐसे जब भी कार्रवाई करती है तो लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट की सब्जेक्ट है उसको वो प्रथम दृष्टया रखती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए उसने इस तरह की बातें करी। मैं बग्गा जी को भी सुन रहा था, दोनों पक्षों को मैं सुना। सुनने के बाद ये राजनीतिक मामला नहीं है, हमें ये देखने की जरूरत है कि अगर कोई भीड़ तंत्र है और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार लाठी चार्ज या किसी तरह की कार्रवाई करती है और किसी तरह की घटना इस तरह की कारित है, तो इसमें दो विषय सरकार को देखने की जरूरत है। एक तो वो कि क्या वो आंदोलन में व्यक्ति गया था, और या तो जिस उद्देश्य के लिए वो भीड़तंत्र बनी थी, वो भीड़तंत्र जो थी वो क्या ऐसा कोई काम कर रही थी जिससे स्टेट की प्रॉपर्टी को नुकसान हो या अनियंत्रित हो के कहीं दंगे के रूप न ले ले। ये सारे विषय स्टेट की है और पुलिस इसको देखती है। तो जिस लोगों ने ये ऑर्डर दिया
और मुझे लगता है कि पगड़ी के साथ तो बिल्कुल अगर ये किसी भी धर्म की भावना जुड़ी हुई है तो इस तरह की बातें होनी ही नहीं चाहिए और हमारे समुदाय में नहीं होनी चाहिए। चाहूंगी तमाम हमारे साथ मेहमान जुड़े थे उनका भी बहुत शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में हमारी कोशिश यही थी कि बलविंदर के साथ जो नाइंसाफी हुई है, उसके साथ जिस तरीके की बर्बरता, जिस तरीके का बदसलूकी वहां पर उसके साथ की गई है, उस पूरे मामले में उसको इंसाफ मिले। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी भी राजनीतिक दल इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है, उम्मीद यही करेंगे कि इस पूरे केस में बलविंदर को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।